अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं सवाल से आगे। हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं तहरीक इंसाफ की मुश्किलात, पाबंदियां, गिरफ्तारियां और फिर इंतखाबी नताइज में तब्दीलियां। लगता है हुकूमत को टफ टाइम देने का दावा करने वाली पीटीआई खुद टफ टाइम का शिकार है। पेशावर हाईकोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त खारिज कर दी है। दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि कुछ सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त की कि ये सीटें हमें दे दें, जैसे एक खाली जमीन हो और कोई आए उस पर कब्जा कर ले, जिस पर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि आप कब्जे पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन ने दी है। अली जफर ने दलाइल दिए कि अगर एक जमात इलेक्शन ना लड़े तो वो फिर भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, ये जरूरी नहीं कि वो इलेक्शन लड़े। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास इंतखाबी निशान है और इलेक्शन लड़ने के लिए अहल है। ये वो तमाम हुकूक हैं जो आर्टिकल 17 के बाद हमें हासिल हैं। बेंच के जज जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने पूछा कि आपको मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई तो फिर दूसरों को भी क्यों नहीं दी जा सकती। तमाम वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसला सुनाते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्तें खारिज कर दी। तहरीक इंसाफ ने देते हुए पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। रिजर्व सीट रिलेटेड पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, उस पर भी खान साहब से मशावरत हुई है और इसको इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त होगी कि इस पे जल्द लार्जर बेंच बना के इससे जल्द फैसला किया जाए ताकि जिनका हक है वो उनको मिले। सिर्फ मखसूस नशिस्तों का मामला ही नहीं, आए रोज आम इंतखाबात के नए नताइज एक नई कहानी सुना रहे हैं। NA81 गुजरांवाला में दोबारा गिनती के दौरान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के 7,000 वोट अचानक कम हो गए, जबकि उनके मद्दे मुकाबल नून लीग के उम्मीदवार के 1,000 वोटों में इजाफा हो गया और मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद में भी 10,000 का इजाफा सामने आ गया। इसके बरक्स दीगर उम्मीदवारों के वोटों में कोई तब्दीली नहीं हुई। PTI रहनुमा उमर अयूब ने भी एक नया इंकशाफ कर दिया। कहा कि इलेक्शन कमिश्नर से कहा गया है कि PTI की 20 नशिस्तें रिकाउंटिंग में हुकूमती इत्तेहाद के हक में करवाएं। यह भी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में पाकिस्तान का सफीर लगाया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको ये सो कॉल्ड हुकूमत, इलीगल हुकूमत कॉम्पनसेट कर रही है, उसको भेज रही है एज एम्बेसडर टू कनाडा, पर उस पे जो डील स्वीटनर है वो ये है कि तुमने डिलीवर करना है। और वो डिलीवरी क्या है कि तुमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 से ज्यादा सीटें उस पे रिकाउंटिंग करके झुरलू फेरना है, जिस तरह के फॉर्म 47 पे फेरा गया था। एक तरफ PTI इंतखाबी नताइज में मुसलसल तब्दीलियों से परेशान है तो दूसरी जानिब हुकूमत के लिए इत्तेहादियों का रवैया एक इम्तिहान है। आज पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आज़म को एक्शन लेना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ज़फ़र महमूद की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज रिटायर्ड सरकारी अफसर ज़फ़र महमूद को 3 साल के लिए इरसा का चेयरमैन तैनात किया था, जिस पर सिंध काबीना को तहफ़्फ़ुज़ात थे। अभी से ये हाल है तो ना जाने आगे जाकर हुकूमत को कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फिलहाल तो कॉम्प्रोमाइज महंगाई के मारे अवाम कर रहे हैं, ऊपर से आटे दाल के भाव से परेशान अवाम के लिए ये हुक्मरान मजाक बने हुए हैं। मरियम नवाज जाती उम्रा से बजरिया हेलीकॉप्टर गवर्नर हाउस पहुंच गई। जराए का कहना है कि सड़क बंद होने की वजह से वजीर आला को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का मशवरा दिया गया। कल तक जो PTI हुकूमत को हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल करने पर तनकीद का निशाना बनाते थे, आज खुद वही काम सरअंजाम दे रहे हैं। इस सारी सूरत पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जुमला फिट बैठता है। हमें IMF डेलीगेशन की बजाय जो है अपनी हरकतें जो है ठीक करनी चाहिए, सबको ठीक हो जाए, किसी IMF वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी। हमारी मुसीबत का, हमारी बीमारी का इलाज हमारे पास है, वो हम करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल हो जाएगा। अदरवाइज ये IMF वाले आते रहेंगे जाते रहेंगे। और नाज़रीन, आई एम वेरी ऑनर्ड, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नवाज डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब। किरमानी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, शुक्रिया जी। किरमानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट सर। सबसे पहले तो किरमानी साहब, चूंकि आपने कहा, अब रिसेंटली भी आपकी स्टेटमेंट थी कि आपने कहा असेंबली में जो सब आ गए हैं वो भर्ती हुए हैं। अब जिस तरह से भी ये बना दी गई है कोलिशन हुकूमत, प्रेशर्स का सामना ऑलरेडी करना शुरू हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम आज पीपल्स पार्टी के इस मूव से ही आगाज करते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने बड़ा स्ट्रांगली अपोज किया जो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के चेयरमैन अपॉइंट किए थे शहबाज शरीफ साहब ने ज़फ़र महमूद साहब को, उनकी अपॉइंटमेंट को बहुत तनकीद का निशाना बनाया और इस हद तक प्रेशर क्रिएट किया कि वज़ीर आज़म साहब को ये नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ गया। तो किरमाई साहब, ये जो फिशर्स और क्रैक्स हैं विद इन द कोलिशन गवर्नमेंट, ये बहुत जल्दी वाज़ेह और विजिबल होना नहीं शुरू हो गए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अलीना बीबी। देखिए, मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूँ और मैं बारहा कह चुका हूँ कि ये जो कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं, इन पर डिफरेंट प्रेशर्स होते हैं, इनको स्पेस कम होती है। जो आपके साथ जो आपको सपोर्ट कर रहे होती हैं पार्टीज या आपके एलाइज होते हैं, आपको फिर उनको भी अकोमोडेट करना पड़ता है। बेहतर होता कि अगर ये फैसला जो किया था प्राइम मिनिस्टर ने, इस पे वो चीफ मिनिस्टर साहब को सिंध को ऑन बोर्ड ले लेते पहले, ताकि ये एम्बैरेसमेंट कॉज ना हो। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इट्स ऑल इन अ बैड टेस्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जहां तक आपने वो काबीना की बात की, उस पर मैं थोड़ा सा अगर इजाजत दें तो मैं एक वर्ड ऐड करना चाहूंगा। जो वो भर्ती का लफ्ज मैंने बोला है जी, तो वो समझ लें कि ये महकमाना भर्ती है, महकमे की भर्ती है। ये महकमे का लफ्ज मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो ये महकमे की भर्ती है, आप कह रहे हैं? महकमे की भर्ती है जी। किरमानी साहब, मैं इस पे तो आऊंगी कि ये क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर लेंगे, क्योंकि सेम सॉर्ट ऑफ एचआर, सेम क्वालिटी एचआर क्या मुख्तलिफ अब करने जाएगी। लेकिन उससे पहले नून लीग अब अपनी सर्वाइवल के लिए पीपल्स पार्टी की ऑल्दो के काबीना में अदम मौजूदगी है, लेकिन उसके बावजूद भी डिक्टेशन लेती रहेगी अभी। इसके अलावा कोई चारा नहीं जी अब। क्योंकि देखिए, जब आप एक कोलिशन गवर्नमेंट में जाते हैं, कोलिशन ही हुई ना अभी, और पीपल्स पार्टी के वुज़रा उसमें शामिल गो नहीं हुए, लेकिन तमाम आईनी ओहदे जो हैं उन्होंने डिमांड किए हैं। और जहां इस किस्म की, जिसको मैं तो हमेशा पावर पॉलिटिक्स कहता हूं कि ये पावर पॉलिटिक्स का शाखसाना होती हैं ये चीजें, फिर कि आपको एक कदम आगे आप बढ़ाते हैं और आपको 2 कदम पीछे आना पड़ता है। और जो रियल इश्यूज होते हैं लोगों के, पब्लिक के, जैसे पाकिस्तान के, जो इस वक्त मैं तो समझता हूं कि एट द एज ऑफ अनगवर्नेबल खड़ा है पाकिस्तान, तो हमने इसको गवर्नेबल भी करना है, इसको लिवेबल भी करना है। तो इसके लिए तो आपको बड़े बोल्ड फैसले लेने होंगे। गैर मामूली हालात हैं, गैर मामूली और बड़े 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 तगड़े फैसले लेने होंगे। लेकिन अगर ये छोटी छोटी आप अपॉइंटमेंट्स के ऊपर भी इस किस्म के मामलात उठेंगे, तो फिर जो आपका रियल इश्यूज हैं पब्लिक के, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, जॉबलेस यूथ है आपका, उसकी तरफ आप कब तवज्जो देंगे? तो ये बड़ी बदकिस्मती है जी। लेकिन ये मखलूत हुकूमतों का मेवा होता है, और अब बनाई है तो चखना भी पड़ेगा। और आपने जिस तरह से पहले भी कहा कि ये कंट्रोल डेमोक्रेसी में ऐसी ही कुछ सिनेरियो और ऐसी ही काबीना सामने आती है, आप ये भी कह चुके हैं कि ये काबीना आपकी समझ से बालातर है। इसकी क्या वजह? बड़े शहबाज शरीफ साहब ने तो अपने तौर पे काफ़ी टेक्नोक्रेट भी ले आए हैं, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का चार्ज दे दिया है। इसहाक डार साहब भी इज नो मोर रिटेनिंग दैट पोर्टफोलियो। देखिए, मैंने एक जगह ये भी कहा कि ये तो एक 12 मसालों की चाट है। फिर मैंने इसको ये भी कहा कि ये जुगाड़ कबीना है। देखिए ना, अब मैं आपको ये अर्ज करूं कि 342 का आपका हाउस है, नेशनल असेंबली के मेंबरान जो हैं, क्या आपको उन 342 में से 4 या 5 लोग भी ऐसे नहीं मिले जो कि आप उनको हलफ दे सकते? और उनमें मैं एक बात कर देता हूं कि जो ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए हैं, आई डोंट नो द जेंटलमैन, हो सकता है वो कॉम्पिटेंट हों, अच्छे हों, लेकिन देखिए ना बदकिस्मती क्या है कि हलफ उठाते हैं पहले और उनको नेशनलिटी जो है बाद में दी जाती है। यानी पाकिस्तान कब तक इन मोइन कुरैशियों, इन शौकत अजीजों के मरहूने मिन्नत रहेगा? भाई, हमें दरअसल जरूरत है वो जेंटलमैन आदमी होगा। आई डोंट नो हिम, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन पाकिस्तान का जो मसला है वो मईशत है, इकोनॉमी है। वी नीड एन इकोनॉमिस्ट। और मैं साथ साथ ये भी कहता हूं कि हमें एक यहाँ साइकाइट्रिस्ट की, एक साइकोलॉजिस्ट की भी जरूरत है हमा वक्त, जो कम अज कम हमें ये गाइड करे कि भाई ये तुम्हारे रियल इश्यूज हैं। ये असेंबलियों में गालम गलोच, पगड़ियां उछालना, ओए तोए करना, आपको अवाम इसलिए असेंबलियों में नहीं भेजते। लेकिन अब क्या किया जाए कि एक ये 12 मसालों की चाट बना दी गई है। अल्लाह करे कि इससे पाकिस्तान की मईशत का हाजमा ठीक हो जाए, कोई बदहजमी ना हो जी, मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ। और फिर कुछ लोग देखिए इसमें हैं जो रिटायर्ड हैं, कुछ लोग जो से हैं वो अजनबी हैं, और कुछ लोग एक्सपायर्ड हैं। तो क्या इतनी आपको जल्दबाजी थी? आप 2-4 दिन इंतजार कर लेते, महीना इंतजार कर लेते, सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं, लोग इलेक्ट हो जाते, आप उनको फिर बनाते। तो बहरहाल एक ये मैं समझता हूँ हेस्ट में
तभी मैंने कहा ना ये महकमे की भर्ती है। ये अगर प्रॉपरली अगर इसको पॉलिटिकली माइंड अप्लाई करके प्रॉपरली इसको सोच विचार करके किया जाता तो शायद इसकी फॉर्मेशन कुछ और तरह की होती, लेकिन मुझे लगता है इसलिए मैंने इसका नाम भर्ती वाली काबीना रख दिया जी। किरमानी साहब, महकमे की अगर ये भर्ती है और जो कुछ हमने पीडीएम के 16 माह के बाद और अभी हाल ही में चाहे ख्वाजा आसिफ साहब हों चाहे जावेद लतीफ़ साहब हों दीगर, जब ये बताना शुरू हो गए कि तमाम जो लेजिस्लेशंस में और तमाम कंट्रोल्स कहाँ जो रियल कंट्रोल था कहाँ फॉल करता है कहाँ अलाई करता है, अभी भी उसी तरह से मामलात को आगे चलाया जाएगा और असल अथॉरिटी जो है वो बहरहाल इनके पास नहीं होगी जो कि नजर आ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में कब जो अथॉरिटी है या रियल पावर है वो आपको भी मालूम है कहाँ होती है, सबको मालूम है, और अब भी वही होगा। जैसे मैंने तो पहले अर्ज कर दिया कि इस वक्त सूरत हाल ये अलीना बीबी कि ना सिर्फ कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी हुई, कंट्रोल्ड इलेक्शंस हुए, कंट्रोल्ड कैबिनेट है, और अब जो आगे भी निजाम चलेगा वो कंट्रोल्ड ही चलेगा। मैं तो ये देख रहा हूँ जी। किरमानी साहब, डार साहब की बतौर फाइनेंस मिनिस्टर जो वो रहे थे साबका पीडीएम हुकूमत में, इस बार नून लीग उनको मिस तो नहीं करेगी? बहरहाल पता नहीं मिस करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डार साहब के फाइनेंस मिनिस्टर ना बनने में दो के अवामिल तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैं जाती तौर पर समझता हूँ। कि देखिए, जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी उस दौरान डार साहब की और IMF दे वर नॉट कंफर्टेबल विद ईच अदर, और अब डार साहब इज ऑन रिकॉर्ड के कभी वो उनको कहते थे जी कि अगर नहीं तो ना सही जी जाओ, अगर हमको इनके मरहूने मिन्नतें नहीं करेंगे। बिल्कुल। एक तो मुझे लगता है कि वो चीज भी आड़े आई कि IMF चाह रहा होगा कि कोई और शख्स उनके साथ एंगेज हो, नंबर 1। नंबर 2 के अपना दूसरा जो 16 महीने की गवर्नमेंट थी पीडीएम की जो कोलिशन, उसका में जो एक डिफॉल्ट से तो चलो अल्लाह ताला ने बचा लिया, और उसका क्रेडिट भी आप दे सकते हैं शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को और डार साहब को, और इवन मिफ्ता को भी देना चाहिए, ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ, इनिशिएट किया था उसने। लेकिन उसके बदले में जो एक खौफनाक और एक इंतहाई तकलीफ दे और कयामत खेज मैं कहूँगा महंगाई हुई, और उसकी फिर रिफ्लेक्शन आपको वन ऑफ द फैक्टर इलेक्शंस में भी वो भुगतना पड़ा। तो ये मेरा ख्याल चीजें थी, दो अवामिल जिनकी वजह से ये मुनासिब समझा गया कि डार साहब को जरा थोड़ा सा खारजा मूड में रखें ताकि जरा वो घूम फिर कर बार लॉबिंग करें, और चूंकि एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उनके पास कॉन्टेक्ट्स भी हैं, तो फाइनेंस अगर नहीं तो मेरा ख्याल फिर मुनासिब यही प्राइम मिनिस्टर ने समझा होगा कि फाइनेंस के बाद जो चीज जौन सी है उनके लिए सूटेबल वो फॉरेन मिनिस्ट्री है, गो कि उनको इसका तजुर्बा नहीं, तो ये भी एक अलग किस्म का तजुर्बा होगा, खता कलामी की माफी, लेकिन ये भी एक फर्स्ट टाइम देखा जाएगा कि किस तरह से डार साहब बतौर फॉरेन मिनिस्टर परफॉर्म करते हैं। बट किरमाई साहब, आप बहुत इस बात के फेवर में थे कि मियां साहब शुड हैव टेकन द लीड, ऐसा नहीं हुआ। मियां साहब खुद आपके ख्याल में एक बैक सीट लेकर मुतमईन हैं, खुश हैं, और शहबाज शरीफ साहब को ये पूरा बैलेंसिंग एक्ट करने में जहां पर इत्तेहादी एक तरफ है एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट है, उनको चार्ज दे दिया गया मियां साहब की जानिब से? देखिए गुजारिश ये कि इसके अलावा चारा क्या था। देखिए ना, लोगों ने तो वोट बैंक तो नवाज शरीफ साहब का है, और हमारा स्लोगन भी यही था कि पाकिस्तान को नवाज दो। तो जो नवाज शरीफ का वोट बैंक, नवाज शरीफ साहब के वोटर्स, सपोर्टर्स, चाहने वाले, उनके लॉयलिस्ट जितने भी थे विद इन पार्टी एंड आउटसाइड द पार्टी, उनकी तो यही ख्वाहिश थी कि चौथी दफा भी वजीर आजम जो है वो नवाज शरीफ साहब को देखना चाहते थे। कुछ ग्राउंड रियलिटीज से भी मैं समझता हूँ कि जो नीचे, जिनको मैं कहता हूँ ना, ये एक खुशामदी टोला होता है, जो ये जी हजूरी, ये जो होते हैं लोग जौन से ये, जिनको एक तो फौज में होता है ना SSG ग्रुप, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, एक हर पॉलिटिकल पार्टी में भी SSG एक होता है, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप। ये एक टोला होता है जो दूसरों को, जो लॉयलिस्ट लोग होते हैं, इनकी कोशिश होती है वो दूर रहें, उनको दूर कर देते हैं।
और ये लीडरशिप को फिर आइसोलेट कर देते हैं, उसको ग्राउंड रियलिटी से दूर कर देते हैं। तो मैं समझता हूं कि प्रॉपर इलेक्शन कैंपेन जौन सी थी, जो नवाज शरीफ साहब का खासा होता था 2013, 18, 2008, उससे भी पीछे चले जाएं, कितने जलसे किए मियां साहब ने मीनारे पाकिस्तान के बाद उनको आकर करने दिए गए, 2-4 जलसे उन्होंने किए। कहने का मतलब यह है कि मैं इसको एक कहूंगा कि एक तो कैंपेन भी पुअरली मैनेज की गई, राइट, और जिसका खमियाजा आप लोग ने इलेक्शंस में देख लिया, उठा लिया। बट किरमाई साहब, इन दी एंड मुझे दो चीजें आपसे बहुत ब्रीफली पूछनी है। एक तो मरियम साहिबा का जो उस टर्म का आगाज हुआ है वो बड़े एक एजिटेशनल मोड में नजर आ रहा है, जहां पर एक तरफ पकड़ दकड़ का भी सिलसिला जारी है, एक सियासी जमात है उसको एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा है, फिर जेल मुलाकातों पर भी पाबंदी आयद कर दिया, ऑल्दो कि वो उन्होंने बड़ा एक शुरू में अच्छा जेस्चर दिया कि मैं सबकी वजीर आला हूं, बट बावजूद इसके फिर दूसरी तरफ सेंटर में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब एक मफाहमत की तरफ मामलात को लेकर जाना और चारों सूबों को साथ लेकर चलने के ख्वाहिशमंद नजर आ रहे हैं। सो ये कौन डिक्टेट कर रहा है इनको? और बताया तो यही जाता था कि मियां साहब की ही पॉलिसी होगी और मियां साहब की डिक्टेशन से चला जाएगा। मुझे नहीं मालूम जी, उनकी काफी अपनी एक टीम है, वो उनको रहनुमाई करती होगी, लेकिन मैं दो चीजें जरूर करना चाहूंगा। जस्ट बिकॉज आउट ऑफ माई लव फॉर नवाज शरीफ एंड माई रिस्पेक्ट फॉर नवाज शरीफ, चूंकि वो नवाज शरीफ साहब के साहबजादी हैं, कि मेरी तो यही उनको इल्तिजा होगी कि प्लीज गो स्लो, नंबर 1। और दूसरी बात ये कि देखिए, वो दाग देवली का एक शेर है, वो मैं उनकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं। दाग ने कहा है कि नहीं खेल है दाग, नहीं खेल है दाग यारों से कह दो, नहीं खेल है दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबान आते आते। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि उन्हें चाहिए कि उनके सामने दो बड़े चैलेंजेस हैं। एक उनके वालिद साहब के बेंचमार्क्स हैं एज अ चीफ मिनिस्टर, एक उनके चचा के बेंचमार्क्स हैं एज चीफ मिनिस्टर। उन्होंने एक स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। तो आई विश हर ऑल द बेस्ट। और मैं समझता हूं शी ऑल्सो सेज कि मुझे, मेरे अगर सामने ये बेंचमार्क्स हैं, ये परफॉर्मेंसेस हैं, तो मुझे ओवर एंड अबव परफॉर्म करना पड़ेगा। बट लास्ट में किरमाई साहब, सेनेट इलेक्शंस में नून लीग को क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कितने कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रही है? कितनी निशिस्तें आप तवक्को कर रहे हैं कि वो जीत सकती है? और आप जैसे सीनियर सियासतदानों को इम्कानात है कि फिर मौका दिया जाए और जाना चाहिए? पहली बात तो ये है जी कि मैं सेनेट के लिए ना मैंने अप्लाई किया है, ना करना है, ना मैं इंटरेस्टेड हूं, ना मैं अवेलेबल हूं। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कितनी नशिस्तें मिलेंगी, जाहिर है जितनी हमारी सीटें हैं उसके तनासुब से मेरा ख्याल है मुनासिब सीटें मिल जाएंगी PMLN को। एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई होप सो। मुझे मैं तो उम्मीद है मुझे कि PMLN इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगी। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर आसिफ किरमानी, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और बड़ी ज़बरदस्त बात की उन्होंने। कहा कि इस मौजूदा मखलूक हुकूमत में एक तो ये महकमे से भर्ती नज़र आ रहे हैं इस वक्त जो पार्लियामेंट का हिस्सा है, रिटायर्ड है, अजनबी हैं, एक्सपायर्ड हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में इस वक्त एक साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत है, कि जिस किस्म का माहौल हम असेंबली में देख रहे हैं, एक दूसरे पर लान तान की जा रही है। कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है, कंट्रोल्ड इलेक्शन हुए, और एक इस वक्त कंट्रोल्ड इलेक्शन के ही नतीजे में एक कंट्रोल्ड कैबिनेट नजर आ रही है, जिस पर प्रेशर्स इत्तेहादियों के जारी रहेंगे। एक ब्रेक, और ब्रेक पे एनालिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे इसी सिचुएशन पर बात करने के लिए, इसी सूरत हाल पर। एक तरफ मफाहमत की बातें, दूसरी तरफ एजिटेशनल पॉलिटिक्स है, मामलात और मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद और नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से आज मुत्तफ़िका तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो दरख्वास्तें थी वो खारिज कर दी गई हैं मखसूस नशिस्तों से मुतालिक। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेशर में, के दबाव के बाद जो चेयरमैन इरसा जिनका नोटिफिकेशन भी इशू हो गया था, जिनकी अपॉइंटमेंट का, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वापस ले लिया है। ये इत्तेहादी हुकूमत है, ऑलरेडी प्रेशर्स का सामना कर रही है। किस तरह से आगे मुद्दत पर अगेन बड़े सवालात आयद हो रहे हैं कि मुद्दत आया कि हुकूमत
मखलूत हुकूमत वो अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगी कि नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि मफाहमत की बात उनके दीगर रहनुमाओं की जानिब से की जा रही है, दूसरी तरफ वो एहतजाज भी कॉल दे चुके हैं, ईद के बाद भी एहतजाज किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ भी आपने देखा कि एक एहतजाजी मुजाहिरा उनकी जानिब से किया जाता वज़ीर आज़म हाउस के बाहर, और साथ साथ उन्होंने 23 मार्च की भी कॉल दे रखी है। इस पर गुफ्तगू करेंगे कि मामलात अगरचे हमने गुज़िश्ता रोज़ एक अच्छी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये देखी थी कि अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए पहुंचे थे और बड़े खुशगवार माहौल में एक ये मुलाकात हुई है। तो मामलात किस तरह से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इसार राना साहब दोनों पैनल में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इरशाद अहमद आरिफ साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे सर। लाइक आई मेंशन्ड, आज मखसूस नशिस्तों का जो ये मामला पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, दरख्वास्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मुस्तरद कर दी गई। इरशाद साहब, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इसी किस्म का फैसला सामने आएगा? और ये जो इतना बड़ा सेटबैक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस कर रही है, इसमें कमजोरी किधर देख रहे हैं आप? देखिए, पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच है। अब इसके बारे में ये भी नहीं कहा जा सकता या तहरीक इंसाफ नहीं कह सकती कि वो किसी दबाव में उसने फैसला किया है या उसकी कोई इंटेंशन, बैड इंटेंशन पहले से मौजूद थी। जाहिर बात है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत से जो गलतियां हुई उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। इलेक्शन से पहले ये डिसाइड न करना कि उनके जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं वो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, फिर ऐसी पार्टी को ज्वाइन करना जिसने अपने निशान पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, ये 2 गलतियां तो वाज़े तौर पर नज़र आती हैं। अगर पहले ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, क्योंकि साहबजादा अहमद रज़ा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 6-7 साल से इनके साथ थे और टाइम टेस्टेड एक एलाई थे। इसी तरह वहातुल मुस्लिमीन का प्लेटफार्म भी इनके पास मौजूद था, जिनकी एक सीट उसमें पार्लियामेंट में मौजूद है। लेकिन बहरहाल जो गलतियां हुई हैं, मैं तो समझता हूँ ये उसका ही नतीजा है। ठीक है, कोई नहीं चाहता कि उसको सीटें मिल सकें, उसके लिए पूरा प्लान भी किया गया, सारा कुछ हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ गलतियां तहरीक इंसाफ की क़यादत को तस्लीम करनी चाहिए। इतनी बड़ी एक उनके पास कानूनी टीम है, बड़े नाम हैं, अगर वो ये समझ नहीं सके कि हमें हर कीमत पर नाकाम करने की, हमारी सीटें छीनने की कोशिश की जाएगी, इसलिए हमें महफूज खेलना चाहिए, इसमें किसी और का तो मेरा नहीं समझता कि किसी और का कसूर है। ये आप कह रहे हैं कि उनकी अपनी गलतियां हैं जो कि उनको तस्लीम करनी चाहिए। इसार राना साहब, आप इत्तेफाक करते हैं शाह साहब की भी इस बात से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, चूंकि हमने यही देखा कि वुकला को उन्होंने फ्रंट सीट दे दी है और जो ये लीगल मामलात हैं इस पर कहीं ना कहीं वो वीकनेसेस या वो कमजोरी नजर आ रही है? नहीं, वीकनेस मैं नहीं समझता जो नजर आ रही है। जो लोग इस टाइम लीड कर रहे हैं सारे ही सीजन वकील हैं और कानूनदान हैं और सारा दिन कानून में ही रहते हैं। लेकिन चूंकि जो ये डिज़ाइन है सारा सिस्टम इस वक्त, उसमें गुंजाइश नहीं बनती कि पीटीआई को उनकी मखसूस नशिस्तें मिल जाएं और फिर वो पार्लियामेंट के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाए। तो ये इस तरह ही होना था, क्योंकि एक फैसले से अगर सारा निज़ाम ही उलट हो जाए तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं, वैसे भी मैं ये तो खुशी से नहीं कह रहा, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जो है वो इंसाफ और कानून से ज़्यादा मसलियतों और हालात के ऊपर चल रहा होता है, तो उसके मुताबिक ही सारी चीज़ें होनी होती हैं। बाकी रहेगी पीटीआई की स्ट्रेटेजी की बात, तो इस बात से मैं किसी हद तक मुत्तफिक हूँ कि उन्होंने किसी अगर जमात में ज़मीन होना था तो वो ये ज़रूर देख लेते कि उसकी पार्लियामेंट में कोई मौजूदगी है भी या नहीं है। अगर होती तो शायद कुछ मामलात में वो थोड़ा कानूनी तौर पर ज्यादा मजबूत। वो तो हामिद इज़्ज़त साहब के हवाले से भी कहा गया कि उन्होंने तो खुद भी अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म से इलेक्शंस नहीं कॉन्टेस्ट किया। जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि बहुत सारे लकूनज हैं जिसका खुमियाजा बहरहाल अब पीटीआई को भुगतना पड़ रहा है और आगे जाके भी भुगतेंगे। और ये जो एक गलत फैसला है ये इन्हें बार बार इनके सामने आता रहेगा और ये सिस्टम जो है इस गलत फैसले के आड़ में अब बहुत सारी चीजें अपनी सीधी करता है।
राइट इरशाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साइमल्टेनियसली हमें नजर आ रहा है कि मफाहमत की भी अब बातें हो रही हैं। गौर खान साहब भी कह रहे हैं, शेर अफजल मरवत साहब भी कह रहे हैं, जो हार्ड लाइनर्स कंसिडर किए जाते हैं उनकी जमात में। अली जफर साहब भी कह रहे हैं कि मफाहमत की तरफ आना है, सियासी कुव्वतों को आपस में बात करनी है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि एहतजाज की कॉल भी दी जा रही है। अब गुज़िश्ता रोज जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुलाकात की है वज़ीर आज़म साहब से, इसको क्या समझा जाए? ये रिकन्सिलिएशन के लिए ही एक सिग्नल दिया गया है आपके ख्याल में, या फिर इसको एक पॉलिटिकल कम एडमिनिस्ट्रेटिव कंपल्शन ज्यादा समझी जाए? तहरीक इंसाफ ने क्या करना है, मुफाहमत की पॉलिसी इख्तियार करनी है या मुज़ाहमत की, ये फैसला सिस्टम को करना है, हुकूमत को करना है, उन इदारों को करना है जो इस वक्त ताकतवर हैं और जिनके इशारे अबरू पर ये सारी सियासत चल रही है। अगर वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ मुफाहमत की तरफ आए तो फिर उन्हें खुले दिल के साथ उनकी जायज़ शिकायत का इजाला करना होगा। उनके मिसाल के तौर पर यही जो मामला है, अगर सिस्टम चाहता तो ये सीटें उनको मिल सकती थी। ये साराना साहब से मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। यहाँ नवाज शरीफ साहब की जिस तरह जमानतें हुई, हुसैन नवाज और हसन नवाज की जिस तरह जमानतें हो रही हैं, तो ये कोई कानून के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। ये सिस्टम की ख्वाहिश है तो सब कुछ हो रहा है। अगर ये रिवर्स होता, इसके बरक्स कुछ होता, तो ये कुछ भी नहीं हो सकता था। यानी एक जो मफरूर है उसकी जमानत मुल्क से बाहर बैठे हुए हो जाती है, उनको दाखिले की इजाज़त दे दी जाती है। दूसरी तरफ जो अपील है किसी शख्स की, वो सुनी ही नहीं जाती। वो 6-6 महीने का, 3-3 महीने का, 1 महीने का इल्तवा मिलता है, तो वो सिस्टम नहीं चाह रहा। अगर तो सिस्टम चाहता है कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान मुफाहमत की तरफ आए, तो फिर उनको जायज़ शिकायत उनकी एड्रेस की जाएंगी, जायज़ शिकायत सुनी जाएंगी और उनका इजाला किया जाएगा, तो वो मुफाहमत की तरफ आएंगे। लेकिन आप दीवार की तरफ लगाते जाएं तो वो चाहें भी तो मुफाहमत नहीं हो सकती। ये सिस्टम ने तय करना है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि सिस्टम अभी तक उनको मुज़ाहमत की तरफ धकेल रहा है, और वो चाहें ना चाहें, क्योंकि देखें हर जमात में जो भी सियासी जमात हो उसमें 2 ग्रुप हमेशा से होते हैं। मैं जमात इस्लामी की मिसाल देता हूँ कि वो एक बहुत ही मुनज़्ज़म जमात है, लेकिन कराची ग्रुप और पंजाब ग्रुप की इस्तिलाह वहाँ चलती है, क्योंकि पंजाबी और केपी के जो जमात के लोग होते हैं उनका मिजाज निस्बतन मुफाहमत पसंदाना होता है, जब कराची के जो मिजाज के अंदर एक थोड़ा सा मुज़ाहमत का अंसर होता है। ये हमेशा से हमने देखा है। लेकिन ये सिस्टम होता है जो अगले के किस ग्रुप को वो तरजीह दे रहा है, किस ग्रुप की हौसला अफजाई कर रहा है, ये सिस्टम ने करना होता है। अगर आप दीवार से लगाते चले जाएंगे, अगर आप उनकी कोई जायज़ शिकायत नहीं सुनेंगे, अगर उनका सलमान अकरम राजा या कोई यास्मीन राशिद साहबा इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं कि जी रिकाउंटिंग कर लें, हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो आप तैयार नहीं होते। लेकिन मुस्लिम लीग का कोई शख्स, हाँ वो फैसलाबाद से चला जाए, हाँ वो गुजरांवाला से चला जाए, तो फौरी तौर पर रिकाउंटिंग भी हो जाती है नोटिफिकेशन के बाद। ये कानून बदल दिया जाता है कि नोटिफिकेशन के बाद रिकाउंटिंग नहीं हो सकती, आपको ट्राइब्यूनल में जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप खुद तहरीक इंसाफ को मुज़ाहमत की तरफ धकेल रहे हैं, और जो मुफ़ाहमत पसंद ग्रुप कोई अगर है भी तो उसको कमज़ोर किया जा रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ के लिए मौजूदा हालात में कोई मुफ़ाहमती पॉलिसी मुफीद साबित हो सकती है। और कोई स्पेस मतलब अगर सरेंडर है तो ये तो फिर अजीब सी बात होगी। वो सरेंडर क्यों करेंगे जब उनको अवाम की ताईद और हिमायत हासिल है, तो आप सरेंडर की तवक्को करें भी नहीं। बिल्कुल इसार राना साहब, जो इरशाद साहब भी कह रहे थे, हुसैन नवाज, हसन नवाज साहब पाकिस्तान आए, आज क्लेम भी कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के शहरी, हमारे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है। आपको याद होगा मरियम बीबी कुछ साल कबल ये कह चुकी थी कि मेरे भाई जो है वो बाहर रहते हैं और उन पर यहाँ के कवानीन लागू नहीं होते। सो आज एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि हमने सरेंडर किया है अदालतों के आगे। और आपको पता है एक आम आदमी जिस कर्ब से और जिस किस्म के हालात से गुजर रहा होता है, अब सिस्टम की जहां पर इरशाद साहब भी बात कर रहे हैं, इसार साहब आप अग्री करते हैं इस हद तक कि सिस्टम अभी तैयार नहीं है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ाहमती एक उस साइड की तरफ पुश किया जा रहा है, वो अभी भी नजर आ रहा है? क्योंकि रिकाउंटिंग के अभी भी आज भी एक खबर आई कि जिसमें पीटीआई का एक बंदा फिर कम हो गया। उमर अयूब साहब भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, कुछ 20 नशिस्तों को मजीद लेकर।
देखें, अभी जो आज एक कौमी असम्बली की एक और नशिस्त थी जो है, जो मुदस्सर कयूम नारा साहब हैं नूनलीग के, जी जी उनकी दरख्वास्त पे रिकाउंटिंग हुई और वो 300-400 वोटों से जीत गए। और वसी सफर साहब के जो साहबजादे वाली बात है, उसमें उनके पास फॉर्म 45 भी थे और 47 भी थे और नोटिफिकेशन भी था, लेकिन इसके बावजूद भी रिकाउंटिंग में उनके कुछ 6-7 हज़ार वोट जो है वो कैंसिल कर दिए गए कि जी ये कैंसिल हो गए हैं। तो जो बात मैंने पहले अर्ज की थी और शाद आरिफ भाई ने भी मेरी बात की तायद की कि जो कि इस वक्त निज़ाम है उसमें पीटीआई की कोई गुंजाइश बन नहीं रही है, बनाई नहीं जा रही, और उनको इस बात का बार बार तो बताया जा रहा है कि आपकी इस निज़ाम में कोई गुंजाइश नहीं है। तो अभी इस तरह के हालात में आप कैसे तवक्को करते हैं, और फिर इमरान खान से तवक्को करते हैं जो 4 हलकों के ऊपर जिसने एक तूफान मचा दिया था, तो इस वक्त तो 20 हलके ऐसे हैं जिनके ऊपर वो जीते हुए हैं, और ये वो जीत है जो आम आदमी को भी पता है कि वो जीते हुए हैं। तो इन हालात के अंदर मैं तो ज़ाती तौर पे बार बार काफ़ी दिनों से ये बात कह रहा हूँ कि खुदारा इस बात को समझें कि पीटीआई एक हकीकत है, सियासी हकीकत है, इमरान खान एक सियासी हकीकत है, अनमिंट हकीकत है, इसे मिटाया नहीं जा सकता। ये कोई नवाज शरीफ नहीं है जिसको आप डराडू के पाकिस्तान से बाहर भेज देंगे, या आसिफ अली जरदारी नहीं है जो एक बयान देगा कि आप 4 साल रहने वाले, हम यहीं रहते, और उसके बाद दुबई जाके बैठ जाएंगे। वो इधर ही बैठा है और इधर ही बैठा रहेगा और जेल में ही बैठा है और लड़ रहा है वो। तो आप पाकिस्तान के मुफाद में बेहतर ये है ना दें आप किसी को रिलीफ। मैं तो कह रहा हूँ रिलीफ ना दें, इंसाफ दे दें। देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिलीफ एंड इंसाफ। मैं तो कहता हूँ आप रिलीफ मत दें, इंसाफ दे दें। और इंसाफ ये है कि जिन जिन हलकों से वो जीते, आली जफर साहब ने जो 3 तजावीज़ पेश की हैं वो कोई इतनी कोई वो तो नहीं है, नामुमकिनात में से तो नहीं है। अगर हम भारत के साथ अपने मामलात पे बैठ सकते हैं, अफगानिस्तान जिस पे हमारे इतने एहसानात हैं और वो आए रोज यहाँ बम धमाके करते हैं, हमारे लोगों को शहीद करते हैं, फिर भी हम उनसे डायलॉग की बात करते हैं, तो ये पाकिस्तान की पार्टी है जिसके पीछे पाकिस्तान के 3-4 करोड़ वोटर खड़े हुए, वो पाकिस्तानी है और वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। तो हम उनसे क्यों नहीं बात कर सकते, उनको क्यों नहीं रास्ता दे सकते? और अगर वाकई हम संजीदा हैं इस सियासी निज़ाम को चलाने में, तो फिर हमें ये समझना होगा कि ये इस तरह नहीं चल सकता कि लंगड़ी लूले से जमातें जो हारी हुई है, शिकस्त खुर्द है, जिनके चेहरे पे शिकस्त लिखी हुई है, उनको हम ताज पहना के कहें कि मामला ठीक हो जाएंगे और एक वर्षे बाद लोगों की जज्बातियत खत्म हो जाएगी, इमरान का फैक्टर ठंडा पड़ जाएगा और ये कि हम कुछ पैसे बाहर से लेके मामला कर लेंगे। मैं नहीं समझता कि इस तरह मुमकिन है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो लोग पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं, उनमें इमरान खान सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है सियासी, उससे बात करनी जरूरी, ये करनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। और वो भी ये बात समझते हैं कि वो इस वक्त एक काफ़ी स्ट्रेंथनिंग पोजीशन में हैं और वो निगोशिएट करने के हवाले से एक बेहतर बहरहाल पोजीशन में नजर आते हैं। इरशाद साहब, जावेद लतीफ़ साहब की भी गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कहा कि 2 हलकों की वो बात कर रहे थे कि उस पर रिकाउंटिंग, और किसी से उन्होंने सजेस्ट किया कि जी रिकाउंटिंग उस पर करवाई जाए, तो वो कहते हैं आगे ब्लैकमेल किया जाता है इन्हें 130 के हवाले से नवाज शरीफ साहब के हल्के को भी फिर खुलवाया जाएगा। सो इस किस्म के प्रेशर्स का जो है वो सामना करना पड़ा है। आपने आज ही की खबर थी, शहबाज शरीफ साहब ने, जो मैंने पहले भी मेंशन की, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के चेयरमैन को उन्होंने तकर्रुर उनका हुआ, अपॉइंट किया उन्होंने जफर महमूद साहब को, और पीपल्स पार्टी का इतना प्रेशर आया कि जहां पर नोटिफिकेशन उनको वापस लेना पड़ गया। सो शहबाज शरीफ हुकूमत को, इरशाद साहब, इस वक्त सबसे बड़ा खतरा आपके ख्याल में पीटीआई से है या पीपल्स पार्टी से अपने इत्तेहादी से है? अच्छा, पहले तो मैं जावेद लतीफ़ साहब ने जो बात की है मुझे बड़ा अजीब से लगी उनकी बात। वो कहते हैं कि मैंने कहा जी 114 115 खोल लें, उन्होंने कहा फिर 130 भी खोलना पड़ेगा। अगर जावेद लतीफ़ साहब को यकीन है या यकीन था कि 130 में मियाँ साहब वाक़तन इतनी बड़ी लीड से जीते हुए हैं, तो उन्हें कहना चाहिए था कि वो भी खोल लें। वो आगे नहीं ये बताते कि मैं खामोश क्यों हो गया, ब्लैकमेल करते हैं। बात है, इसका मतलब है उनको भी यकीन है कि मियाँ साहब हारे हुए हैं, इसलिए वो हल्का तो नहीं खुलना चाहिए, चलो मैं अपनी कुर्बानी दे देता हूँ। ये अजीब सी बात है। हकीकत ये है, हमें ये इल्म है बतौर सहाफ़ी, हमारे पास जो
उस रात रिजल्ट आ रहे थे, हम लोग सारे बैठे हुए थे ट्रांसमिशन में। हमें ये पता है कि जी कितनी कम सीटें मुस्लिम लीग नून को मिल रही थी। वो उस वक्त तक तीसरे नंबर की पार्टी थी, दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी आ रही थी, और फिर जो रिवर्स हुआ सारा प्रोसेस, और जिसके नतीजे में वो सीटें जो हैं वो जो 20-25 मैक्सिमम 30 होनी थी वो 70 से ऊपर चली गई। तो उसके बाद फिर इस तरह की बातें जो हैं, ये ब्लैकमेल अगर हो रहे हैं तब भी इनकी कमजोरी है, कोई इनको ब्लैकमेल कर रहा है तब भी इनकी कमजोरी है, और अगर ये ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं तब भी इनकी गलती है। एक बयान आया वज़ीर आला सिंध का और आपने नोटिफिकेशन वापस ले लिया। ये तो अभी इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी रोने वाली तो बात ही नहीं है। कदम कदम पे पीपल्स पार्टी इनको ब्लैकमेल करेगी, कदम कदम पे एस्टेब्लिशमेंट से ये ब्लैकमेल होंगे, कदम कदम से ये एमक्यूएम से ब्लैकमेल होंगे। तो और फिर अभी आप देखिएगा मई जून में पाकिस्तान में जो क़यामत सुगरा बर्पा होगी, जब बिजली के बिल आएंगे, जब महंगाई होगी बेतहाशा, लोड शेडिंग होगी बेतहाशा, बेरोज़गारी होगी, जिस तरह का प्लान लेके नए वज़ीर ख़ज़ाना आ रहे हैं जो IMF की, आप अगर फर्टिलाइज़र को गैस नहीं सस्ते दामों देंगे, कीमतें बढ़ाएंगे, किसान के मसाइल बढ़ जाएंगे। आप अगर रिटेलर पर टैक्स लगाते हैं वो सड़कों पर होगा। तो इससे तो बेहतर यही था कि मैंडेट का एहतराम किया जाता, या अब भी एहतराम किया जाए, और एक ऐसी हुकूमत वजूद में आए जिसको अवाम की तायद व हिमायत हासिल हो, और अवाम अगर वो ऐसा कोई फैसला, सख्त फैसला, तल्ख फैसला करती है तो अवाम खुश दिली से उसको कबूल करें कि, और उनको एतमाद हो कि इस फैसले के नतीजे में हमारा बेहतर मुस्तकबिल इंतजार कर रहा है। बिल्कुल। अगर एक ऐसी हुकूमत जिसके खिलाफ लोगों के जज्बात पहले ही मुनासिब नहीं है, वो एक तल्ख फैसला या सख्त फैसला करेगी, तो वो तो मुज़ाहमत एक मुल्क के अंदर और महाजाराई और हिजान और इसराब को फ़रोग़ देगी और उसको बढ़ाएगी। तो नतीजा क्या होगा? मुझे तो बड़ी अफसोस हो रही है। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में ये समझा जाता है कि जी वो हालात वाक़यात को समझने की बहुत ज़्यादा सलाहियत रखते हैं, और वो वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इश्तिहार छप गए, कौम को, अवाम को नवाज दो के नारे लग गए, उसके बावजूद उनको वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया गया, और वो इस बात पे खुश बैठे हैं कि उनकी साहबजादी वज़ीर आला बन गई हैं। अगर ये मेयार है सोचने का, फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। और उन्होंने इस पूरे एस्टैब्लिशमेंट और एलाइज को इत्तेहादी लाने के लिए और उनको इनमें एक बैलेंसिंग एक्ट के लिए अपने भाई को आगे ज़रूर कर रखा है। बट थैंक यू सो मच इरशाद अहमद आरिफ साहब, इसार राना साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह इरशाद साहब भी कह रहे थे कि ये इब्तिदाई इश्क है। इस वक्त पीपल्स पार्टी प्रेशर क्रिएट कर रही है शहबाज शरीफ साहब पर, और आगे आगे मजीद इत्तेहादी भी होंगे जो अपने तौर पर दबाव मौजूदा हुकूमत में डालते हुए नजर आएंगे। मखलूत हुकूमत में अगेन इस किस्म के प्रेशर्स का सामना वजीर आजम साहब को रहेगा। आज उन्होंने नोटिफिकेशन वापस लिया है, कल को और भी फैसले जो है वो करके वापस लेने पड़े तो किस तरह से ये आगे हुकूमत सस्टेन कर पाएगी अपनी जो सर्वाइवल है उसको इंश्योर करने के लिए, क्या ये प्रेशर्स के साथ ही आगे बढ़ेगी? बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जो सहाफ़ियों को इस मुल्क में जिस किस्म की सूरत हाल का सामना है उस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आज़ादी इज़हार राय आज उसी दोराहे पर है जिससे 2 साल कबल गुजरी थी, और कलम को हथियार और आवाज़ को तलवार बनाने वालों को उसी पाबंदियों का आज भी सामना है जो PDM दौर हुकूमत में जो सामना किया जा रहा था। सहाफ़ियों की पकड़ धकड़ लगता है इंतज़ामिया का मशगला बन गया है। जो देखो वो ना बोलो, जो सुनो उस पर तबसरा ना करो, ना ही बोलना आज़ाद है ना लिखना। ऐसा करने वालों को जेल का मज़ा चखना ही पड़ता है। ऐसे ही एक पाबंद सहाफ़ी हैं जिनका नाम असद अली तूर है, जो कि 26 फरवरी से गिरफ्तार है। आज इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल हुमायूं दिलावर साहब ने असद तूर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की, और समाअत के आगाज़ पर असद तूर के वकील हादी अली ने दलाइल दिए कि उनके मौक्किल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ जो सेक्शन 9 में दहशतगर्दी से मुताल्लिक है, लेकिन मुकदमे में इस दफा का कोई जिक्र तक नहीं। असद तूर सहाफ़ी हैं। इस मुकदमे का मकसद उनकी आवाज़ दबाना है। उनकी जमानत मंजूर होने के बाद भी जेल में गुजारे गए दिनों का मदावा नहीं हो सकता। दूसरी जानिब FIA का अंदाज मज़ाक़ा खेज था। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद अशफाक हुसैन अदालत पेश ही ना हुए।
गोया उनके लिए ये महज मामूली केस है और एफआईए प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि तफ्तीशी अफसर बीमार हैं, इसलिए आज रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा सकता। इस पर जज हुमायूं दिलावर साहब ने रिमार्क्स दिए कि आप आज दलाइल दे दें, बाकी समात पीर तक मुलतवी कर देते हैं, अगर स्पेशल प्रोसिक्यूटर पेश ना हुए तो पीर को फैसला हो जाएगा। यहां यह बात कहना इंतहाई अहम होगा कि जिस तरह एफआईए को यह केस मामूली लगता है, उसी तरह चीफ जस्टिस साहब को भी इस केस और सहाफियों पर लगने वाले इल्जामात में कोई सदाकत नहीं लगी। गुज़िश्ता दोनों सहाफियों को हरासा करने से मुतालिक केस और उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफियों पर हमलों से मुतालिक एफआईए और पुलिस की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एफआईआर में अदलिया के खिलाफ मुहिम का जिक्र तक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने एफआईए को शिकायत की, ना रजिस्ट्रार ने की। सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके तासुर दिया गया जैसे अदलिया के कहने पर कार्रवाई हुई। इसी तरह अवाम में अदलिया का इमेज खराब होगा। एफआईए के मुतल्लिका अफसर खुद अदलिया की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। चीफ जस्टिस के इन रिमार्क से साफ जाहिर होता है कि इस केस में लगने वाली दफात की क्या अहमियत है। पीडीएम के 16 माह में मेन स्ट्रीम सहाफत से हटकर सोशल मीडिया को अपने ख्यालात की तरवीज के लिए इस्तेमाल करने वाले यूट्यूबर्स को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, चाहे वो सहाफ़ी इमरान रियाज खान साहब हो या दीगर ऐसे मुतादिद अफराद को इदारों की मुखालफत और उन पर इल्ज़ाम तराशी जैसे इल्ज़ामात पर एफआईए की जानिब से तलबी के नोटिस और मुख्तलिफ मामलात में हिरासत में लिए जाने के बाद अदालत का दरवाज़ा जो है वो खटखटाना पड़ता है। सवाल यह है कि क्या पूरी दुनिया में इजहार राय पर इसी तरह सहाफियों को नोटिस दिए जाते हैं, छापे मारे जाते हैं, घर की दहलीज से घसीट कर गिरफ्तार कर लिया जाता है? पाकिस्तान समेत दुनिया भर का कानून इस हवाले से क्या कहता है? और मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब सेकंड टर्म अब शुरू हुआ है, इसमें क्या तवक्कुआत उनसे की जा सकती है? हमें ज्वाइन कर रहे हैं इकबाल खटक साहब इस पर बात करने के लिए। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फ्रीडम नेटवर्क पाकिस्तान के और ऑल्सो द पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। इकबाल साहब, लाइक आई मेंशन्ड, जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। 16 माह की साबका पीडीएम हुकूमत का एक दौर रहा और अभी शहबाज शरीफ साहब दोबारा से उनका एक सेकंड टर्म का आगाज हुआ है बतौर वजीर आजम। क्या तवक्कुआत है? गुज़िश्ता दिनों में हम ये भी सुन रहे थे कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जानिब से कुछ तजावीज़, कुछ रिकमेंडेशंस भी प्रपोज की गई हैं। हालात इस वक्त कैसे देख रहे हैं आप बतौर कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और क्या तवक्कुआत हैं इस मौजूदा हुकूमत से? शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये जो मुश्किलात हैं सहाफ़ियों के लिए, ये आज़ादी राय पे जो बढ़ते हुए कदगने हैं, ये सिर्फ पीडीएम की हुकूमत तक महदूद नहीं है। हमने देखा है कि पाकिस्तान में तकरीबन हर हुकूमत में इस तरह की पाबंदियां लगती गई, सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया, उनको जेलों में डाला गया और क्या क्या उन पर इल्ज़ामात नहीं लगे। जहाँ तक मौजूदा हुकूमत का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में हमने एक इसके हवाले से मरबूत खत लिखा है नई हुकूमत को और हमने कुछ उनसे मुतालबात रखे हुए हैं कि वो उस पर जरूर गौर करें। दुनिया में जो आज़ादी राय है वो एक क्रिमिनल एक्ट नहीं तस्वर किया जाता, यानी आप पे एफआईआर नहीं करती, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाता, लेकिन आप पे जरूर केस बनता है अगर आपने झूठ बोला है, आपने किसी की प्राइवेसी को कि जो उसके हकूक है उसको ब्रीच किया है, या आपने फेक न्यूज़ चलाने की कोशिश की या खबर देने की कोशिश की है, तो उसके हवाले से तो सहाफ़ी ना मीडिया जो है कानून से बालातर है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बोलना है और जो आज़ादी राय है उसको एक क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, जो कि बड़ी तशवीशनाक बात है। यानी सिर्फ बोलना जो है वो आपका जुर्म बन जाता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पी का कानून बनने से पहले बहुत सारे कवानीन हैं जिसके जरिए आप किसी को झूठ बोलने में या किसी की प्राइवेसी को ब्रीच करने के हवाले से केसेस बनाए जा सकते हैं। और हमने देखा है इंग्लैंड में, आप देख लें कि वहाँ पे ऑफ काम जो है वो अगर किसी टीवी पे कोई खबर चलती है और वो खबर झूठ पे मबनी होती है तो उस टीवी के एडिटर्स को या रिपोर्टर्स को तो गिरफ्तार नहीं करते, सिर्फ इतना उनसे कहते हैं कि जी आप अपनी तरदीद चलाएं और साथ ही साथ जुर्माना कर देते हैं। सो मेरे ख्याल में ये जो है जुर्माना या रिबटल जो है वो पाकिस्तान में भी रहा है। टीवी के आने से पहले अगर आप देख लें प्रिंट मीडिया के, अगर कोई गलत खबर छपी थी तो एडिटर ने दूसरे दिन अपने उसी अखबार में एक रिबटल या डिनाइल छाप दी थी।
तो इसी तरह मेरे ख्याल में टीवी में या यूट्यूब या अभी चूंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी के बगैर अब मीडिया नामुमकिन है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी इकबाल साहब, पाकिस्तान में जिस किस्म के हालात देखे जा रहे हैं, आए दिन इंटरनेट की बंदिश, सोशल मीडिया ब्लॉकेड, ये तमाम सूरत हाल का सामना ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस भी नजर आया और अभी भी ताहाल जारी है। हमें बताया जा रहा है आपके जो साबका निगरां वजीर इत्तलात थे मुर्तजा सुलंगी साहब, उनको तो ये भी नहीं इल्म था कि ये कर कौन रहा है। उन्होंने कहा पीटीए कर रहा है, जिस पर उनको इस बात का भी सामना करना पड़ा कि एक सियासतदान ने कहा कि आप भी जानते हैं कि पीटीए नहीं कर रहा। सो इस किस्म की सूरत हाल में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और चूंकि हम हमेशा सुनते हैं कि पाकिस्तान में बड़े कंसर्न होते हैं कि मुल्क का इमेज जो है वो खराब ना हो जाए, तो ये किस किस्म की सूरत हाल आलमी बरादरी हमारी देख रही है मुल्क में? देखिए, जो कोई भी कर रहा है जिम्मेदार हुकूमत है, क्योंकि हुकूमत के इख्तियार में यह है कि वो आवाम को ये सहूलत मुहैया करे। आज भी डांग के अखबार में खबर थी कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट का बढ़ता हुआ रुझान है, जिसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हुए लोग अब ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल करें, यानी 1 खरब से ज्यादा रुपए की जो लेन देन हुई है वो मोबाइल बैंकिंग पे हुई है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि टेक्नोलॉजी आपके न सिर्फ आज़ादी राय के लिए और मीडिया की तरक्की के लिए जरूरी है, बल्कि मईशत में कितना अहम किरदार अदा करता है। सो मेरे ख्याल में हमें टेक्नोलॉजी को आवाम के फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी को इस नज़र से नहीं देखना चाहिए कि ये हुकूमती राज या हुकूमती जो मालूमात है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मालूमात का हक जो है पाकिस्तान के आईन ने इस मुल्क के शहरियों को दिया हुआ है, और फिर अगर ये हक दिया गया है तो उस हक पे जो है आपको रोका क्यों जा रहा है, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। और जहाँ तक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है वो पाकिस्तान में सूरत हाल को इतनी ही उससे देख रहा है जितना पाकिस्तान के सहाफ़ी और मीडिया देख रहे हैं। और हम इस वक्त जो है हुकूमत के साथ एंगेजमेंट की कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत की मदद की तैयार है कि वो पाकिस्तान में जो उसकी आलमी दर्जा बंदी है आज़ादी राय के हवाले से वो बेहतर हो। आपको पता होगा कि गुज़श्ता साल पाकिस्तान की दर्जा बंदी में तकरीबन 8 दर्जे बेहतरी आई होती। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बन गया था जहां इम्प्यूनिटी के खिलाफ खास कवानीन बनाए गए थे। एक सिंध में बनाया गया था और एक वफाक की सतह पे बना हुआ है। तो मेरे ख्याल में हम तैयार हैं कि इनकी मदद कर सके टेक्निकल असिस्टेंस देने में, और साथ ही साथ पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के सहाफ़ी जो है वो अपने काम को एक बहुत ही पेशेवराना अंदाज में कर सके। और हम इस बात की बिल्कुल ये तबलीग नहीं करते कि सहाफ़ी कानून से बालातर है। सहाफ़ी अगर अपनी मुजवज़ा इखलाकी अक़दार की पामाली करते हैं तो उनके लिए प्लेटफॉर्म मौजूद है। राइट, बट इकबाल जी, बट इकबाल साहब आखिर में सिर्फ ये बता दीजिए कि आपने चूंकि जिक्र किया कि तमाम ही हुकूमती अदवार में हमें इस किस्म की सूरत हाल का सामना सहाफ़ियों को करना पड़ता है, लेकिन बिलखुसूस अब जब एक नई हुकूमत आई है और शहबाज शरीफ साहब जो है इसको लीड कर रहे होंगे, आगाज़ में ही एक सियासी जमात है एहतजाज कर रही है, वर्कर्स गिरफ्तार हो रहे हैं, सोशल मीडिया ब्लॉकेट की हम बात कर रहे थे, सहाफ़ी भी गिरफ्तार इस वक्त नजर आ रहे हैं। अब एक्सपेक्ट आप करते हैं कि सूरत हाल बेहतर होती हुई दिखाई देगी? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे तो हमेशा पुरुमीद रहता हूँ, लेकिन यह है कि ये मुश्किल सूरत हाल इतनी आसानी से बेहतर होना मुश्किल होगा अगर मीडिया के सारे स्टेक होल्डर, उसमें हुकूमत खुद भी शामिल है, अगर वो साथ बैठ के और साथ मिल के काम ना करें तो ये बड़ा मुश्किल होगा कि मैं और आप सिर्फ इसके लिए आवाज़ उठाएं और बाकी आवाज़ ना उठाएं। सो सारे शराकतदारों का इस एक बात पे मुत्तफिक होना बड़ा ज़रूरी है कि आज़ादी राय कितनी ज़रूरी है यहाँ पाकिस्तान में और सहाफ़ियों की तहफ़्फ़ुज़ कितना ज़रूरी है। राइट, बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस। इकबाल खटक साहब बात कर रहे थे हमसे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रीडम नेटवर्क पाकिस्तान की, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल इस वक्त जिसका सामना है सबको, बोलना जो है वो क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। दुनिया भर में ऐसी सूरत हाल नहीं होती है, लॉज ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में जिस किस्म की एक्सट्रीम एक सूरत हाल का सामना सहाफ़ियों को करना पड़ रहा है, और होपफुली अगर तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर अगर इसके एक रेजोल्यूशन
सोल्यूशन की तरफ, इसमें एक बेहतर आज़ादी राय के लिए एक बेहतर एटमॉस्फेयर बनाने की तरफ काम करें, उससे सूरत हाल जरूर बेहतर हो सकती है। और मुल्क का इमेज भी दुनिया भर में, जहां पर आप कहते हैं कि आपके पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज जो है वो जाना चाहिए, उसको एक यकीनी बनाया जा सकता है। प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।